हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका टीचर्स एम्पायर पे। शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ वेल नोन फॉर हिज एक्शन पैक्ड नैरेटिव पोएम्स। ऑप्शन ए रडियार्ड किपलिंग, जीएम हॉपकिंस, थॉमस हार्डी, मैथ्यू अर्नोल्ड। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, रडियार्ड किपलिंग। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक्शन पैक्ड नैरेटिव पोएम्स की। तो एक्शन पैक्ड नैरेटिव पोएम्स किसने लिखी थी, इसका सही आंसर क्या होगा, रडियार्ड किपलिंग ने लिखी थी। और ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक से, खुद मैंने बनाए हैं। तो इसलिए उम्मीद है कि आप थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी है यार आपके हाथ में, और एक शेयर करना है प्लीज़, आप वो करिए। आप खुद ही इन क्वेश्चंस को ढूंढ के लाइए। ये कोई घटना चक्र या ऐसी बुक से कोई ये टू कॉपी नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों को आप समझिए। ठीक है, तो इस वीडियो को तो एटलीस्ट आप लोग शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप करना चाहें। ठीक है, थोड़ा दूसरे की मेहनत को आप समझेंगे, उम्मीद है। तो मैं बढ़ा था जीएम हॉपकिंस की ओर। जीएम हॉपकिंस जो कि जाने जाते हैं अपने किसके लिए, स्प्रंग रिदम के लिए। और थॉमस हार्डी जो कि वेसेक्स नोवेल के लिए जाने जाते हैं। कब लिखी गई थी वेसेक्स पोएम, 1890 में लिखी गई थी वेसेक्स पोएम। ठीक है, कौन जाने जाते हैं, थॉमस हार्डी वेसेक्स पोएम के लिए जाने जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मैथ्यू आर्नोल्ड की, जो कि जाने जाते हैं किसके लिए, अपने वर्क डोवर बीच के लिए। अब ये डोवर बीच का पब्लिकेशन ईयर और डोवर बीच का जॉनर क्या है, ये बैलेड है या सोनेट है, तुरंत आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज़ कि मैथ्यू आर्नोल्ड की जो डोवर बीच पोएम है ये कब पब्लिश हुई थी, और इसके साथ साथ ये इसका जॉनर क्या है। अगर मैं बात करता हूँ इन चारों राइटरों की, तो ये चारों राइटर कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। विक्टोरियन एज नाम क्यों पड़ा इसे, क्या, क्वीन विक्टोरिया की वजह से। अब मैं अगर बात कर ही रहा हूँ क्वीन विक्टोरिया की, तो मैं आपको बता दूँ 1837 से लेकर के 1901 तक का जो ईयर है वो क्वीन विक्टोरिया का ईयर माना जाता है। 1901 में इनकी डेथ हो गई थी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक तो क्वेश्चन पूछता है कि विक्टोरियन एरा का टाइम पीरियड क्या है, 1837 से लेकर के 1901। इसके साथ साथ क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि कितने ईयर क्वीन विक्टोरिया ने शासन किया था। उसका सही आंसर क्या होगा, 64 ईयर। क्या आंसर होगा, 64 ईयर। अब जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा, जो आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा कभी, वो तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा, ये 64 ईयर है, ध्यान दीजिएगा, क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल कितना है, 64 ईयर। जो ये क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि सबसे लंबा शासन करने वाला मोनार्च, यानी सबसे लंबा शासन करने वाला मोनार्च वो कौन है, तो उसका आंसर क्या होगा आपका, क्वीन विक्टोरिया। ये सबसे लंबा शासन करने वाला जो मोनार्च पीरियड है वो क्वीन विक्टोरिया का ही है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे लंबे मोनार्च टाइम पीरियड की, तो वो किसका है, क्वीन विक्टोरिया का है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड किस मोनार्च का इंग्लिश लिटरेचर में रहा है। ठीक है, बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु रोड द पोएम गंगा डिन। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे जे यू होगा। ठीक है, हु रोड द पोएम गंगा डिन, जीएम हॉपकिंस, रडियार्ड किपलिंग, थॉमस हार्डी और रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसका जो सही आंसर है, गंगा डिन पोएम जो लिखी थी वो रडियार्ड किपलिंग ने ही लिखी थी। ठीक है, और जीएम हॉपकिंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। जीएम हॉपकिंस जो कि किसके लिए जाने जाते हैं, स्प्रंग रिदम के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ साथ अब ये स्प्रंग रिदम है क्या ये किसी पोएम का नाम है, क्या ये किसी सोनेट का नाम है, या ये किसी इयम्बिक पेंटामीटर का नाम है, किसका नाम है। अगर मैं बात करता हूँ स्प्रंग रिदम की, SPRUNG स्प्रंग रिदम, RHYTHM, ये स्प्रंग रिदम की स्पेलिंग है। अब जो स्प्रंग रिदम है ये है क्या, दरअसल में ये आएगा व्हाट इज स्प्रंग रिदम, नीचे से आपको देगा अ टाइप ऑफ ड्रामा, अ टाइप ऑफ सोनेट, अ टाइप ऑफ सॉन्ग। तो जिसका सही आंसर होगा स्प्रिंग रिदम है क्या, एक रिदमिक पैटर्न है। क्या है, एक रिदमिक पैटर्न है। ठीक है, अब आप मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्प्रिंग रिदम होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको एमसीक्यू की फॉर्म में बता दिया कि व्हाट इज स्प्रिंग रिदम, आंसर क्या होगा, इट इज़ अ रिदमिक पैटर्न। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, स्प्रिंग रिदम की, तो किसने दिया था, जीएम हॉपकिंस ने दिया था। ठीक है, तो बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। थॉमस हार्डी वेसेक्स नोवेल के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, मैं अभी एक चीज़ मिटा रहा हूँ और आप मुझे तुरंत कमेंट सेक्शन में उसकी स्पेलिंग लिख के दिखाएंगे, रिदम की स्पेलिंग और रीन की स्पेलिंग। रिदम और रीन की स्पेलिंग, जिसको हम लोग शासनकाल बोलते हैं, इन दोनों की स्पेलिंग पूछी जा चुकी है स्पेलिंग टेस्ट में, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु रोड द पोएम द मैरी ग्लॉस्टर। हु रोड द पोएम द मैरी ग्लॉस्टर। ऑप्शन है आपके पास रडियार्ड किपलिंग, जीएम हॉपकिंस, रॉबर्ट ब्राउनिंग और थॉमस हार्डी। सही आंसर के साथ जाएंगे रडियार्ड किपलिंग, इसके राइटर हैं। किसकी बात हो रही थी, द मैरी ग्लॉस्टर की बात हो रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ ये सारी पोएम्स आपकी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स में दी हुई हैं। ठीक है, रेफरेंस में दी है, ओरिजिनल पोएम्स नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स में आपको ये पोएम्स के नेम मिल जाएंगे। ठीक है, बात अगर मैं करता हूँ किसकी, थॉमस हार्डी का मैंने बता ही दिया। जीएम हॉपकिंस स्प्रंग रिदम के लिए जाने जाते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में थे हम।
हाँ, तो यहाँ पे बच्चे आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिनको हम लोग फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। अब आप मुझे बताइए सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज़ करने वाले राइटर का नाम। तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज़ किसने किया। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किस राइटर ने किया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, एक टेक्निक है, ठीक है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट हु रिमेन्ड अनपब्लिश्ड इन हिज ओन सेंचुरी, यानी वो पोएट जो कि अपनी ही सेंचुरी में क्या रहे, अनपब्लिश्ड रहे, यानी उनके जो वर्क थे वो आपको पब्लिश नहीं हो पाए थे। ऑप्शन है आपके पास जीएम हॉपकिंस, रडियार्ड किपलिंग, थॉमस हार्डी या मैथ्यू आर्नोल्ड। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, जीएम हॉपकिंस। क्या होगा, जीएम हॉपकिंस। ऐसे राइटर जो कि खुद ही क्या रहे, अनपब्लिश रहे अपनी ही सेंचुरी में, यानी आपकी विक्टोरियन एरा में। विक्टोरियन एरा का मतलब 19 सेंचुरी में, ये अपनी ही सेंचुरी में क्या रहे, आपका अनपब्लिश रहे। और 89 में, यानी 1889 में इनकी क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, थॉमस हार्डी। इनका भैया डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है थॉमस हार्डी की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उत्तराखंड के एग्जाम्स में। तो थॉमस हार्डी जो कि 1840 से लेकर के 1936 तक थॉमस हार्डी का क्या है, टाइम स्पाम है, ठीक है। और ये अपनी वेसेक्स पोएम के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए, वेसेक्स पोएम के लिए जाने जाते हैं। कौन, थॉमस हार्डी। 1890 में इन्होंने लिखी थी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, इनको हम लोग पार एक्सीलेंस नोवेलिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार एक्सीलेंस नोवेलिस्ट। क्या बोलते हैं भाई, पार एक्सीलेंस नोवेलिस्ट। ये लिखा मैंने, पार एक्सीलेंस, EXCELLENC, पार एक्सीलेंस नोवेलिस्ट भी बोलते हैं हम किसको, थॉमस हार्डी को। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ ग्रोटेस्क्यू, ठीक है, ग्रोटेस्क्यू। हु इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ ग्रोटेस्क्यू, तो हम मास्टर ऑफ ग्रोटेस्क्यू के नाम से किसको जानते हैं, जीएम हॉपकिंस, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी या मैथ्यू आर्नोल्ड। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। मास्टर ऑफ ग्रोटेस्क्यू हम किसको बोलते हैं, चार्ल्स डिकेंस। जैसे आप लोग मास्टर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं, मास्टर ऑफ आपने पिकारस नोवेल, हु इज़ द फर्स्ट राइटर ऑफ पिकारस नोवेल, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। ऐसी एक ग्रोटेस्क्यू भी एक जोनर है। ग्रोटेस्क्यू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, वो हम इसे बोलते हैं कि जिसमें क्या हो, हास्यप्रद हो, जो जिसमें थोड़ा बहुत हास्य भरा हो, ह्यूमर भरा हो, ठीक है। तो हु इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ ग्रोटेस्क्यू, इसका जो सही आंसर है वो है चार्ल्स डिकेंस। उम्मीद है कि आपको पूरा नया क्वेश्चन लगा होगा। जिसने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स देखी है उसी को पता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो इसलिए यार ये आप लाइक करो यार, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप वगैरह में स्टेटस में लगाओ, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और बाकी आप खुद एक वीडियो बना के यूट्यूब में देखिए, कितना फ़ायदा होता है, कितना पैसा मिलता है, जो आप लोग की गलत मेंटेलिटी होती है। इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए और लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करें कुछ ना कुछ, और शेयर तो कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। क्योंकि आप क्या, देखो व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले बस आपने देखा और आपको एक खाली हल्का सा प्रेस करने में दिक्कत हो जाती है, आपका ईगो हर्ट हो जाता है उसको लाइक करने में या उसको कमेंट करने में, ठीक है। बढ़ते हैं अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तभी मैं वीडियो रेगुलरली नहीं बना रहा हूँ गाइस, वरना मैं डेली बनाता, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, सीधी सी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएट इज़ एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन। ऑप्शन है आपके पास थॉमस हार्डी, विलियम मेकपीस थाकरे, शार्लोटी ब्रोंटे या थाकरे, ठीक है। तो जिसका सही आंसर है, सही आंसर में मैं सीधे चले जाता हूँ, तो इसका सही आंसर है थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी जो कि मैंने अभी आपको बताया 1842, 1928 या 1920 या 1936, आई थिंक 1842 1936 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और ये आर्किटेक्ट थे बाय प्रोफेशन। और आप मुझे किसी और ऐसे राइटर का नाम बताइए जो कि आर्किटेक्ट थे, ठीक है, किसी और ऐसे राइटर का नाम जो कि आर्किटेक्ट थे। और विलियम मेकपीस थाकरे, ये थाकरे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया ऑप्शन में। ये विलियम मेकपीस थाकरे का ही पूरा नाम क्या है, विलियम मेकपीस थाकरे है। अच्छा, विलियम मेकपीस थाकरे का एक वर्क जो कि इनका क्या है, एक हिस्टोरिकल नोवेल है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, ठीक है। और आपको पता है विलियम मेकपीस थाकरे, और सबसे बड़ी बात ये कौन से मूवमेंट से जुड़े हैं, किसकी बात हो रही है, विलियम मेकपीस थाकरे की, कौन से मूवमेंट से जुड़े हैं, तुरंत कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। हु रोड द पोएम टॉमी, टॉमी पोएम किसने लिखी थी। ऑप्शन है आपके पास रडियार्ड किपलिंग, शार्लोटे ब्रोंटे, थॉमस हार्डी या रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो जो टॉमी पोएम लिखी थी यार, वो लिखी थी आपकी रडियार्ड किपलिंग ने। कौन सी पोएम, टॉमी पोएम, जो कि क्या है, इनकी एक रियलिस्ट पोएम मानी जाती है। और इस पोएम में इन्होंने क्या करा है, एम्प्लॉयड और इन्होंने मतलब जो वर्किंग क्लास डायलेक्ट होती है उसका यूज़ किया है किसमें, टॉमी पोएम में, ठीक है। ये भी नया क्वेश्चन होगा आपके लिए। और बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और शार्लोटे ब्रोंटे को आप लोग जानते ही होंगे। शार्लोटे ब्रोंटे जो कि ब्रोंटे सिस्टर्स में से एक हैं, और आपने इनके नाम सुने होंगे, एनी ब्रोंटे, शार्लोटे ब्रोंटे और एमिली ब्रोंटे। तो जो आपके शार्लोटे ब्रोंटे हैं, इनका जो वर्क है उसका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। मैंने जैसे डीजे होता है वैसे एक सीजे होता है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है,
ठीक है। तो शार्लोटी ब्रोंटे जाने जाते हैं, जे से आता है वो वर्क, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब, हु रोड द पोएम बोलीवार, बोलीवार पोएम किसने लिखी थी? ऑप्शन है आपके पास, एक मिनट में इसके ऑप्शन को सही कर दूं यार। देखिए ऐसे ही होता है, अगर आप लोग लाइक वगैरह करेंगे तो प्रॉपर पीपीटी बनाने का भी मन करता है, अदरवाइज ऐसी चीज़ें गलत होते रहेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास हु रोड द पोएम बोलीवार, और तो जो बोलीवार पोएम है वो किसने लिखी थी? और ऑप्शन है रडियार्ड किपलिंग और हार्डी मैथ्यू, ये भी गलत हो गया, ठीक है। और रस्किन बॉन्ड या रॉबर्ट ब्राउनिंग। चलिए अब आप इन तीनों में से एक आंसर है, आप मुझे बताइए कि जो बोलीवार पोएम है किसने लिखी थी? रडियार्ड किपलिंग, रस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसका जो सही आंसर है, द बोलीवार जो पोएम थी वो लिखी थी आपकी किसने? रडियार्ड किपलिंग। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मेरे ना प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें, ना आप मेरी स्पेलिंग पे ध्यान दें, ये सब चीज़ें बहुत जल्दबाजी में होती हैं। और जैसे बोलीबार बोल रहा हूँ मैं इसको ना, तो ये मुझे बोलीबार करके ही याद होती है, तो मैं इसको बोलीबार ही बोलूँगा, ठीक है। टेस्ट ऑफ द डर्बेविल्स को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं, तो मैं इसको टेस्ट ऑफ द डर्बेविल्स करके मैंने याद रखा है, ठीक है। टी से टेस्ट, टी से थॉमस हार्डी करके, तो मैं इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करूँगा, ठीक है। और आपसे उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे, अपना ईगो थोड़ा साइड करके लाइक और कमेंट आप ज़रूर करें। और अदरवाइज़ अगर वीडियो चाहिए तो क्वालिटेटिव वीडियोस मैं यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। अभी HNB भी कवर करना है, KU भी कवर करना है, और UOU तो हो ही रहा है धीरे धीरे। तो उम्मीद है आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने व्यूज़ आएंगे और तभी मोटिवेशन मिलेगा गाइस। हम तो बस इसलिए बना रहा हूँ मैं, ताकि मेरा भी रिवीजन होता है बस। थैंक यू।